पैसिव और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें हम जो घटकों का या जो कंपोनेंट्स का उपयोग करते हैं उनको मुख्यतः रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं, निष्क्रिय घटक और सक्रिय घटक। सबसे पहले बात करते हैं निष्क्रिय घटक की। निष्क्रिय घटक कौन कौन से होते हैं? तो आपको देखिए तीन डायग्राम यहाँ दिखाए हुए, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये तीनों ही आपके निष्क्रिय घटक बोल सकते हो आप इसको, या पैसिव कंपोनेंट्स। क्या बोलोगे आप इनको? पैसिव कंपोनेंट्स बोलोगे। ये तीनों इसके अंदर आपके फॉल करते हैं। अच्छा, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये जनरली आपके इलेक्ट्रिकल के जो नियम है उनको फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रिकल के नियम कौन कौन से हैं आपके? किरचॉफ के ओम का नियम है ना। तो इनके ऊपर जब हम किरचॉफ का नियम, ओम का नियम लगाते हैं तो वो सिद्ध होते हैं और वो इसका फॉलो करते हैं, उसके ऊपर लागू हो जाते हैं, है ना। और इसके अंदर क्या होता है, इन कंपोनेंट से आप एम्पलीफायर नहीं बना सकते, मगर एम्पलीफायर में इन कंपोनेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीसरे पॉइंट जो लिखा है इसके अंदर यही है, ये स्वयं ये जो घटक है स्वयं विद्युत संकेत को बढ़ाने या प्रोसेस करने में सक्षम नहीं होते। हालांकि ये घटक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उतने ही महत्वपूर्ण है जितने सक्रिय घटक है। निष्क्रिय घटकों की सहायता के बिना विद्युत संकेत को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर नहीं बनाया जा सकता। तो एम्पलीफायर सर्किट में इन कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, मगर ये एम्पलीफिकेशन का काम नहीं करते। ठीक है, तो इसमें ये दो तीन अंतर आपको यहाँ बताए, निष्क्रिय और आपके सक्रिय घटकों के बीच में। तो निष्क्रिय घटक पहला अंतर क्या है इसके अंदर, कि पहला ये किरचॉफ ओम का नियम या अन्य नियम जो है उनको फॉलो करेंगे, इनके ऊपर लागू हो जाएंगे। और दूसरा अंतर क्या है इसके अंदर, कि ये एम्पलीफिकेशन का कार्य नहीं करते, मगर एम्पलीफायर में इनका उपयोग किया जाता है, कार्य नहीं कर रहे हैं ये। अच्छा, अब यहाँ शब्द यूज हुआ है एम्पलीफायर, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, खोल दीजिए, हल्के हल्के पर्दे खोल दीजिए ताकि हवा आए थोड़ी। क्या होता है एम्पलीफायर? आपने डीजे वगैरह देखा है, उसके आगे एक मशीन लगी होती है जिसको हम एम्पलीफायर बोलते हैं। अरे भाई, आपका जो लैपटॉप है वगैरह है उसको आप क्या करते हो, एक मशीन से कनेक्ट करते हो और फिर उसके बाद उसको किससे कनेक्ट करते हो? आप स्पीकर से कनेक्ट करते हो। ऐसे ही होता है ना, जो वो मशीन होती है वो क्या होती है? एम्पलीफायर होती है। क्या होती है आपकी? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या है? हाँ, एक मशीन लगी हुई होती। ठीक है, अब देखिए आपके जो डेस्कटॉप या जो लैपटॉप होता है आगे जिससे आप साउंड चलाते हो, उसका सिग्नल जो ऑडियो सिग्नल होता है वो तो बहुत कम होता है, जो आप सुनते भी हो छोटे छोटे स्पीकर से बहुत धीरे से सुनाई में आता है। मगर वो मशीन लगने के बाद क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़े स्पीकरों से वो आवाज निकलती है ना। तो स्पीकर तो क्या सिग्नल को ही समझते हैं, है ना। तो बड़ा सिग्नल जो है वो किसके द्वारा मिल रहा है? वो आपकी मशीन जो बीच में आप लगाते हो ना वो। तो छोटे सिग्नल को बड़े सिग्नल में कन्वर्ट करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? एम्पलीफायर। ठीक है, अंदर समझ में आया? दोनों एम्पलीफायर क्या चीज है? छोटे से एम्पलीफायर वह मशीन है या वह युक्ति है जो क्या करती है, छोटे सिग्नल को क्या करेगी? बड़े सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो अब ये जो तीन कंपोनेंट है ये एम्पलीफिकेशन का कार्य नहीं करते, एम्पलीफायर का काम नहीं करते, मगर एम्पलीफायर जब बनाते हो आप उसमें इन कंपोनेंट का उपयोग होता है। एम्पलीफिकेशन का कार्य आपके ट्रांजिस्टर करते हैं। कौन करते हैं? ट्रांजिस्टर। वो किस में आते हैं? आपके सक्रिय घटक के अंदर। किसमें आते हैं? आपके सक्रिय घटक। ये कौन से हैं? आपके निष्क्रिय घटक, है ना, पैसिव कंपोनेंट। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट आपके, ये समझ में आया? चले आगे। सक्रिय घटक या एक्टिव कंपोनेंट। अब एक्टिव कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं फिर वो देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि जेनर डायोड, आपका ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, एससीआर, डायट, जेनर, दो बार आ गया जेनर डायोड, नॉर्मल डायोड,
ये जितने भी कंपोनेंट है ये आपके कौन से कहलाते हैं? एक्टिव घटक, एक्टिव कंपोनेंट या सक्रिय घटक कहलाते हैं आपके। अब देखो ये इनमें और निष्क्रिय घटक में क्या अंतर होता है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स घटक होते हैं ये सबसे पहले विद्युत परिपथियों के नियमों का पालन नहीं करेंगे, है ना। इन पे ओम का नियम लागू नहीं होता, किरचॉफ का नियम इनके ऊपर लागू नहीं होता, ठीक है ना। तो एक अंतर तो यहाँ पर है ही। दूसरा अंतर क्या है? ये आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करने की क्षमता रखते हैं। क्या क्षमता रखते हैं? सिग्नलों को एम्पलीफाई करने की क्षमता रखते हैं आपकी, ठीक है। तो ये आपके मेनली इसके अंदर अंतर है। तो दो प्रकार के कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, सक्रिय घटक, निष्क्रिय घटक। निष्क्रिय घटक आपके 3 प्रकार के हैं और सक्रिय घटक आपके जितने भी दूसरे कंपोनेंट्स होंगे वो सारे किसमें आएंगे? आपके सक्रिय घटक के अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे जेनर डायोड का सिंबल बना हुआ है, एक फोटो कंडक्टर डायोड का भी सिंबल बना हुआ है, लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। ये जितने भी डायोड है ये सब है क्या? डायोड के प्रकार है। तो डायोड सारे आपके किसमें आएंगे? सक्रिय घटक में आएंगे। ट्रांजिस्टर भी है, जितने भी प्रकार के ट्रांजिस्टर है वो सब किसके अंदर आएंगे? आपके सक्रिय घटक के अंदर आएंगे। तो आप इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले ये लिख लीजिए, जो इसका बेसिक अंतर है आपका, ठीक रहेगा। तो परमाणु की संरचना हम देख रहे हैं। परमाणु की संरचना में कैसी है आपकी कि इसके अंदर एक नाभिक है और बाहर कक्षा है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। जो प्रोटॉन होता है वो धन आवेशित होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आवेशित होता है, ठीक है। अब आपकी बात करते हैं इसके अंदर आगे। अब देखो यहाँ पर आपको दो डायग्राम दिखाए हुए हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना। और उसकी परमाणु का स्ट्रक्चर भी आपको दिखाया हुआ, ठीक है। आप जब जर्मेनियम को देखते हो, बात करें, चलो पहले सिलिकॉन पे आ जाते हैं। सिलिकॉन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 14। कैसे पता पड़ेगा? मैं आपको इसको सारणी से, जो आपकी टेबल होती है उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। ये देखिए आपने छोटी क्लासों में, इससे पहले क्लास में देखी होगी पीरियोडिक टेबल, है ना। इसके अंदर देखो ये 1 नंबर, ये परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग जमाए हुए सारे पदार्थों को, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, है ना। 1 नंबर हाइड्रोजन है और 2 नंबर हीलियम। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फेरस, नियोन, है ना। इस तरह से अब आप 14 नंबर पे आओ, देखो सिलिकॉन आ रहा है आपका, ये 14 नंबर सिलिकॉन है ना। तो इसका परमाणु क्रमांक सिलिकॉन कितना है? 14 है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी आपकी? 14 होगी, है ना। तो अब इसकी संरचना कैसे बनेगी? तो सबसे पहले आपको नाभिक बनाना है ना। पहली एक कक्षा में आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सबसे पहले आप निकाल लीजिए इसको। ये फॉर्मूला क्या है आपका? 2n²। इसके अंदर अब मैं n का मान 1 रखूंगा तो पहली कक्षा में मैक्सिमम कितना आएंगे आपके? 2। नेक्स्ट वाली आपकी कक्षा होगी आपकी कौन सी? 2 नंबर की कक्षा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 8, है ना। इस फॉर्मूले में मान रखोगे जब, तो n दो राउंड के कितने हो गए? 10। अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं आपके, वो किस में जाएंगे? आपके नेक्स्ट कक्षा के अंदर जाएंगे। तो नेक्स्ट कक्षा बनेगी, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो 1 2 3 4, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई आपकी? 14 हो गई। और कक्षाएं कितनी बनी? यहाँ पर 3 कक्षाएं बनी ना आपकी। अच्छा, तीसरी कक्षा जो n 9 नंबर
इसमें कितने आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन, जबकि मेरे पास कितने? 4 ही हैं, तो 4 ही रख दूंगा। अब देखो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 4। इसी तरह से जर्मेनियम की बात करते हैं। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका? 32। ठीक है, तो सेम ऐसे कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए। नेक्स्ट वाले में कितने आ सकते हैं? 18। तो 18 रख दीजिए, कितने हुए? 28 ही हुए। अभी और कितने बच रहे हैं? 4 बच रहे हैं। तो नेक्स्ट कक्षा में जाएंगे तो 4 आ गया। नेक्स्ट कितनी कक्षाएं हो गई इसमें? 1 2 3 4, 4 कक्षाएं बनेगी। ठीक है, और अब इसमें और इसमें देखिए समानता क्या है कि इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षाओं में 4 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो ये नोट कर लीजिए आप कि जितने भी अर्धचालक हैं, अर्धचालक अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। हाँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वैलेंस कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी आपकी? 4। तो अर्धचालक तो चालक और कुचालक में कितने होंगे? तो सबसे पहले बात करें कुचालक की, तो हमने पढ़ा कि किसी भी परमाणु के वैलेंस कोश में अगर इलेक्ट्रॉन तो कुचालक पदार्थों के परमाणु के वैलेंस कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 या उससे अधिक होती है। ठीक है, और अब बचा चालक। चालकों में वैलेंस कोश में जो इलेक्ट्रॉन की 4 से कम होगी, 2 3 1 ऐसे ही होती है। और जितने ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन होंगे चालक होगा, 4 से कम होगी वैलेंस कोश में, 4 से कम होगी। पहली लाइन क्या बोलती है यहाँ पर? चालक के अंदर संयोजकता, वैलेंस को बोलते हैं हिंदी में संयोजकता। क्या बोलते हैं? संयोजकता, है ना। तो चालकों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन सदैव मुक्त होते हैं। चालक के अंदर क्या होता है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होगा? सदैव मुक्त अवस्था में होंगे। जबकि कुचालक में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा क्या होंगे? बंधे हुए रहेंगे और फ्री नहीं रहेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे। जितने ज्यादा फ्री चालक आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां उसकी तो ये चीज समझ में आई वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में।
है ना। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है कि अर्धचालकों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सामान्य रूप से बंधे रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में उसको ऊर्जा देते हैं तो वो क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं मूवमेंट करने के लिए। तो आप इसमें बोल सकते हो कि जो अर्धचालक है वो इस प्रकार के गुण रखते हैं कि वो थोड़ा गुण तो चालक का रखेंगे और थोड़ा गुण कुचालक का रखेंगे। नॉर्मल कंडीशन में वो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, और जैसे ही उनको थोड़ी सी हीटिंग दोगे वो क्या बन जाएंगे, चालक बन जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, अर्धचालक सामग्री का उपयोग करके हम कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं, जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन मुख्य अर्धचालक है जिनका उपयोग आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लो इसको, जर्मेनियम और